नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायरमेंट लेने वाले गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पीएम मोदी के बेहद करीबी एके शर्मा के बीजेपी में आने के बाद पार्टी ने क्या कुछ कहा और इसके मायने क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाल ही में रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने सियासी पारी खेलने का मन बना लिया है। मऊ जिले के रहने वाले अरविंद कुमार शर्मा का रिटायरमेंट साल 2022 था, लेकिन उन्होंने अचानक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सभी को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी अधिकारियों में से एक रहे एके शर्मा अब पार्टी से मिलने वाली हर तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा। बीजेपी में एके शर्मा की एंट्री के बाद पार्टी में भी खुशी नजर आ रही है। एके शर्मा को बीजेपी की सदस्यता दिलाने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये दावा भी कर रहे हैं कि एके शर्मा के आने के बाद से पार्टी मजबूत होगी। आपके आने से पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। जब अच्छे अधिकारी, समाज के अच्छे लोग, ईमानदार जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी के कारण अरविंद जी का भी कद बढ़ेगा। ऐसे अच्छे लोग अगर स्वच्छ राजनीति को, स्वच्छता के साथ में काम करने वाले लोग अगर राजनीति में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम करना स्वीकार करते हैं तो एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। इस बीच अब अनुमान ये भी कि बीजेपी एके शर्मा को विधान परिषद भेज सकती है। पीएमओ में उनकी पकड़ को देखते हुए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी भूमिका काफी अहम होने जा रही है। शर्मा की प्रशासनिक क्षमता का लाभ लेने के लिए उन्हें योगी मंत्रिमंडल में अहम दायित्व दिए जाने की सुगबुगाहट भी सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंकित शर्मा, लखनऊ, प्राइम न्यूज। पूर्वांचल के लोक आस्था का लोकप्रिय खिचड़ी मेला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठाधीश्वर के रूप में गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर परंपरागत रूप से मनाई जाने वाली मकर संक्रांति की शुरुआत की है। खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर के भ्रमण पर निकले गोरक्ष पीठाधीश्वर ने लोगों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने सूचना डायरी भी लॉन्च की। सीएम ने कहा कि सूचना विभाग की डायरी से जानकारी मिलेगी और प्रदेश की सभी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से मिल पाएंगी। सूचना विभाग इस पहल के लिए बधाई का हकदार है। सूचना विभाग की डिजिटल डायरी आज पर हम सब जानते हैं कि अब तक की डायरी नहीं थी। यह हमारे पास हार्ड कॉपी में पुस्तक की आकार में आती थी। कितना कागज जिसमें बनता था और कागज बनने के साथ ही कोई संतुष्टि नहीं पाता था, क्योंकि एक तक पहुंचने में दिक्कत होती नहीं पहुंच पाता था। तमाम प्रकार की शिकायतें भी आती थी। उन स्थितियों से बचने के लिए एक प्रयास हुआ है कि हम लोग
यह युग है और हम लोग विरोध करते हैं डिजिटल युग में। हर एक चीज डिजिटल रूप में आ रही है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते डिजिटल रूप में सूचना विभाग की गाइडलाइन भी आए, जिससे कोई व्यक्ति स्मार्टफोन से उत्तर प्रदेश शासन की कार्यपद्धति और उससे जुड़े विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी रख सकता है, जिससे समाधान बना सकता है। अब आप और जानकारी की आवश्यकता नहीं, आप स्मार्टफोन ही आपकी सारी सूचनाओं का पार कर जाएगा। और एक अच्छा प्रयास डिजिटल रूप में उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की गाइडलाइन का कहा, जहाँ मीडिया के कर्मियों को, जनप्रतिनिधियों को, विभागीय अधिकारियों को और शासन से जुड़े विभिन्न तबके के लोगों के लिए एक नई सहूलियत से प्रदान करने वाला कार्य हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सूचना विभाग की गाइडलाइन को आवाज पर एक साथ मकर संक्रांति के अवसर पर पहुंच गया है। इस बात को भी साबित करता है कि हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये नए युग में प्रवेश आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा उपयोग सकता है हमारे जीवन को सहज सरल बनाने में और लोगों को शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ने में। पिछले 10 महीनों से देश और पूरी दुनिया कोरोना से जुड़ रही है। कोरोना का काल में इतनी कठिनाई थी लोगों के सामने, किस किस प्रकार की परेशानियां आई, हर एक तबका परेशान था और स्थितियों में आती थी 135 करोड़ लोगों के जीवन में इस प्रकार की चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से देश को हाल में लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं से देश को कैसे मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी में पहले से ध्यान दिया था। उसका परिणाम था कि धीरे धीरे करके देश का हर व्यक्ति उससे लाभान्वित होगा। हर एक योजना का जैसे जन है जब चले गए 2014 में जा रहे थे, लोगों को लगता था वहाँ का खिचड़ियाँ थी और मान लीजिए जन है कौन नहीं होते तो हर गरीब महिला के खाते में लॉकडाउन के दौरान सीधे दादी की जा सकती थी और दादी अगर नहीं जाते तो क्या क्या करता जब कमाई के साधन तो पे कि दूर दूर से आता और शासन की योजनाओं से तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम है मोड़ा था तमीदी के माध्यम से पैसे पहुंच जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2 करोड़ 35 लाख किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा भेज दिया था। दूसरे महीने में एडवांस में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन की राशि उनके अकाउंट में लाभार्थियों के अकाउंट में दे रहे थे क्योंकि सबसे अकाउंट हमारे पास थे या इस स्कॉलरशिप है ये पैसा भी हम समय पे एक अकाउंट में भेज रहे थे क्योंकि हमारे पास तकनीक भी थी, हमारे पास सबके अकाउंट भी थे और साथ योजनाओं के साथ 54 लाख प्रवासी कामगार और मजदूर जिन्हें हमने एक निश्चित मानदेय के दौरान किया। बेरोजगारी के दौरान जब गुजरात खानदान की आवश्यकता होती है उस समय उनके सामान्य जीवन में गुजारा के लिए उन्हें हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई। बीजेपी नेता और सांसद साक्षी महाराज ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी अब बिहार के बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी मदद करेंगे।
साक्षी महाराज ने कहा, यह ईश्वर की कृपा है, भगवान ओवैसी को और भी शक्ति दे। उन्होंने बिहार में हमारी मदद की और उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी मदद करेंगे। कार्यक्रम तो कुछ नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र से दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहा था, इन लोगों को पता चल गया, रास्ता घेर लिया। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आप नेता यूपी में स्कूल और अस्पताल देख रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र में कितना ये सही है, कितना गलत है? अभद्र भाषा का सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है सर? किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दिया है, क्या कहना है? और सरकार का दुर्भाग्य है देश का। इस देश की रक्षा के लिए राष्ट्र की बलिवेदी पर सुभाष चंद्र बोस से लेकर के पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, झांसी की रानी, रामगढ़ की रानी, हजारों शहीद इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिवेदी पर न्यौछावर हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग पूर्वाग्रही, परिवारवादी, जातिवादी, स्वार्थी लोग न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार हैं, न सरकार को मानने के लिए तैयार हैं, न संविधान को मानने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कानून को इस संदर्भ में अपना काम करना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी घोषित कर दी तो आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तत्काल आंदोलन समाप्त होना चाहिए, और जो कमेटी है उस कमेटी के सामने अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहिए, जो निर्णय है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन के राम मंदिर पर दिए बयान पर राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया है। मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हमेशा की तरह राम मंदिर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी और उनके सांसद ने जिस तरह से आज बयान दिया है और ये कहा है कि अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो लोग चंदा लेने निकलेंगे, उन पर पथराव होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के विरोध में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, आज पत्थर चलवाने की बात कर रहे हैं। और सीधी तौर पर श्रद्धालुओं को धमकाने की बात, प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोगों को धमकाने की बात है ये, कि वो निकलेंगे तो उन पर पत्थर चलाए जाएंगे, तो जो निकलेंगे उन पर भी पत्थर चलेंगे। और जो श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से राम मंदिर निर्माण में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं अपनी आस्था के तहत, उनके ऊपर भी हम पत्थर चलाएंगे, उनको भी धमकाने का प्रयास है। अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि वो राम मंदिर निर्माण के साथ है या राम मंदिर निर्माण के विरोध में है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय पर प्रदेश और देश में सौहार्द बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए यह एक प्रयास दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, जो हमेशा से राम मंदिर के मामले में दिखा है। राम मंदिर पर बयान देने के साथ ही एसटी हसन की किरकिरी के बाद अब एसटी हसन अपनी सफाई देते हुए नजर आए। अब एसटी हसन का कहना है कि वो उन 2-3 मुसलमानों की बात कर रहे थे जो पैसा लेकर पत्थरबाजी करने का काम करते हैं। देखिए, ये नहीं कहा मैंने कि पथराव करते हैं चंद के मुसलमान। मैंने इस बात को कहा कि हम जिस देश में हैं और जो राजनीति इस वक्त चल रही है, उस राजनीति में आपको मालूम है कि हम न विकास की बात करते, न रोज़गार की बात करते, न किसान की बात करते, न मरीज़ की बात करते। हम राजनीति में हिंदू मुसलमान करने लगे। ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, एक मुद्दा ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसको भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश फिर की जाएगी, ये मुझे अंदेशा है। और चंद लोगों को ख़रीदा जाएगा, चंद मुसलमान। हर सोसाइटी में बिकने वाले लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, चंद बिके हुए उन मुसलमानों से 2-4 होते ही हैं। अगर किसी ने कोई पत्थर डलवा दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम
आवेश में आके एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ दें और अपनी उन तहजीबों को तहस नहस कर दें जो जिसमें हम लोग रहते चले आ रहे हैं। हमें कभी भी अपना सांप्रदायिक सौहार्द और प्यार मोहब्बत को नहीं बिगाड़ना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। देखिए, ये नहीं कहा मैंने कि पथराव करते हैं चंद के मुसलमान। मैंने इस बात को कहा कि हम जिस देश में हैं और जो राजनीति इस वक्त चल रही है, उस राजनीति में आपको मालूम है कि हम न विकास की बात करते, न रोज़गार की बात करते, न किसान की बात करते, न मरीज़ की बात करते। हम राजनीति में हिंदू मुसलमान करने लगे। जालौन में एक नाबालिग लड़की के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की एक महिला ने जालौन की एक नाबालिग लड़की के साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, जिसके बाद महिला लड़की से मिलने के लिए और अपने साथ लेकर जाने के लिए जालौन आ पहुंची। वहीं लड़की के घर वालों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल ने पकड़ी गई महिला पर गंभीर आरोप लगाए। बजरंग दल का कहना है कि पकड़ी गई महिला पहले भी कई बार इसी तरह लड़कियों को अपने साथ लेकर गई है और उनका धर्मांतरण कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, थाना जालौन में कल एक मामला पुलिस के संज्ञान में है, जिसमें जालौन की रहने वाली एक युवती के माता पिता ने कहा है कि हमारी जो बेटी है उसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए राजस्थान जयपुर में रहने वाली किसी महिला के साथ हो गई। महिला 27-28 साल की है, शादीशुदा महिला है, जो उस लड़की से मिलने के लिए जालौन तक आ गई है और जो यहाँ की रहने वाली जो युवती है उसके घर पर पहुँची। तब पुलिस को ये मामला पूरा पता चला कि इन दोनों की दोस्ती काफ़ी हद तक थी। ये जालौन की एक हिंदू बिटिया है, उसके साथ एक जयपुर की मुस्लिम महिला है, धर्मांतरण करती है। कई बता रहे हैं कई लड़कियों को ले जा चुकी है यहाँ से और उसका वशीकरण करके ले जाती है, वहाँ धर्म बदलती है लड़कियों के। और इसको कल हम लोगों ने पकड़ाई भी है कल, और इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इससे पूछताछ होना चाहिए। इसमें और भी लोग शामिल हैं। मामला यह है कि कल एक महिला आई हमारे यहाँ मुस्लिम, तो वो मतलब हमारी बच्ची को बहला फुसला कर ले जाना चाहती थी। तो हमने फिर सब लोगों को मतलब शोर मचा करके मोहल्ला वासियों को बुलाया, वो आए और फिर हमने मतलब उसको 100 नंबर को फ़ोन किया, फिर वो भी आई 100 नंबर, और फिर 100 नंबर आने के बाद फिर उसको अरेस्ट कराया हमने। वहाँ पर ले गए कोतवाली, तो वहाँ ले जा करके हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हम सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक वहाँ बैठे रहे, किसी प्रकार की हमारी मतलब FIR दर्ज नहीं की गई। अमरोहा जिले में प्रशासन की लाख पाबंदियों के बीच भी खनन माफिया लगातार एक्टिव है। ताजा मामला गजरौला इलाके का सामने आया है, जहां औद्योगिक चौकी के पीछे रातों रात खनन किया जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस और प्रशासन को है, लेकिन फिर भी खनन का कारोबार खुल्लम खुल्ला चलता है। वहीं इस मामले की जानकारी प्राइम न्यूज ने खनन अधिकारी अशोक कुमार को भी दी, जिसके बाद वो कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आए। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया है कि अगर खनन में कर्मचारियों की मिलीभगत है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। गजरौला क्षेत्र में जो अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है और आपके संज्ञान में आ चुका है, तो क्या कार्रवाई की गई आपके विभाग की तरफ से? गजरौला में मिट्टी खनन की शिकायत हमको मिली थी, तो कल हमने उधर सर्वे किया है। जिन जिन किसानों खेत से मिट्टी उठी है उनका नाम पता मालूम किया जा रहा है, उनको नोटिस कार्रवाई की जाए। सर, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उसमें गाड़ी नंबर, ट्रक नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या उन वाहनों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? वाहनों का भी डिटेल निकलवाया जा रहा है ऑफिस से, ऐसे ही पता चला उनको भी नोटिस दिया। अच्छा, जैसा कि सुनने में आया है कि जो अवैध खनन का कारोबार करते हैं उसमें पवन का नाम उजागर हुआ है, जो कि एक राजनेता कहलाते हैं और किसी नेता के शागिर्दी में रहते हैं। ऐसा तो क्या पवन का ही अवैध खनन का कारोबार है या कोई और है इसमें? नहीं, जांच चल रही है, जांच में नाम आएगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रामपुर में छापेमारी की है। वहीं इस टीम की अगुवाई में डीएसपी विशाल पवार ने की है। हालांकि एनसीबी की टीम ने अभी कुछ भी जानकारी देने से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से यूके के लिए एक कुरियर जा रहा था, जिसमें 350 ग्राम गांजा
भरकर भेजा जा रहा था, जिसके बाद एनसीबी महाराष्ट्र टीम उस पते पर पहुंची तो वहां पर 190 किलो गांजा बरामद हुआ है। वहीं छानबीन में रामपुर का नाम सामने आया, जिसके बाद अब रामपुर में एनसीबी की टीम ने छापेमारी की है। फैक्ट्री किसकी है? अनवर मियां, किले तलाव। अच्छा, तो क्या यहाँ पे क्या और क्या क्या चीज़ बनती है? यही बनता है हुक्के का फ्लेवर। अच्छा, हुक्के का फ्लेवर। कहाँ कहाँ जाता है ये फ्लेवर? एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट है जी, बाहर का। अच्छा, कौन सा फ्लेवर है यहाँ पे? है ना, बनतोरा पेठे का। पेठे का जी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है। मकर संक्रांति के मौके पर अभियान की शुरुआत की गई है और वहीं इस अभियान के तहत अभियान के लिए जगह जगह कार्यालय खोजे जा चुके हैं और इसी कार्यालय में कार्यकर्ता टोलियां बनाकर घर घर जाएंगे और राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि की मांग करेंगे। वहीं इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर निर्माण में सहयोग के उद्देश्य से 27 फरवरी तक निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता टोलियां बनाकर 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे और उनसे सहयोग मांगेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ता लोगों को राम मंदिर निर्माण के बारे में पूरी जानकारी भी देंगे। ये कार्यालय कार्य का केंद्र है। हम सभी कार्यकर्ता बंधु जनसंपर्क के लिए आज कल से निकलने वाले हैं। ऐसे इस अयोध्या महानगर एक इकाई है, उस इकाई में 15 नगर बनाए गए हैं। उन 15 नगरों में हर नगर में एक एक कार्यालय ऐसे कार्य के केंद्र की दृष्टि से खुले हैं। सुबह से शाम तक कार्यालय जन जन से संपर्क करने जाएंगे, राम भक्तों से संपर्क करने जाएंगे और संपर्क करने के बाद सायंकाल आकर के अपने हिसाब किताब का ये केंद्र है, यहाँ से निकलने का केंद्र है और हिसाब किताब करके उसको बैंक के खातों में जमा करेंगे। कृषि कानून के विरोध में जहां लगातार किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो वहीं इस कानून के विरोध में जनपद बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून का विरोध किया है। साथ ही दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर परेड की प्रैक्टिस भी की। इस अवसर पर सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर गांव-गांव में जाकर लोगों को कृषि कानून के विरोध में जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। भारत जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में आज क्षेत्रों में ट्रैक्टर मार्च जो निकाला गया है वो 26 जनवरी की परेड की तैयारी का सांकेतिक एक प्रारूप है और किसानों ने जिस तरह से इसमें सहयोग दिया है तो सरकार को आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है किसानों के साथ, या तो किसानों की बात सुन ले। आज ये नांगल क्षेत्र में जो बिजनौर जनपद के नांगल क्षेत्र में परेड निकाली गई है, ये केवल नांगल क्षेत्र की परेड नहीं है, ये दिल्ली जाने की तैयारी है और बड़ी संख्या में बिजनौर जनपद से किसान निकलेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो बिजनौर से कम 3000 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का काम करेंगे। और यदि गन्ने का मूल्य घोषित नहीं होता और अपना जो हमारा बकाया है वो नहीं दिलवाया जाता तो हम भी काले झंडे बांध कर, सब किसानों का आह्वान किया गया है, काले झंडे बांध कर निकलेंगे। और आज ट्रैक्टर पर माइक लगा करके गांव-गांव घूमकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है दिल्ली चलने के लिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए कस्बा देवबंद में निधि संग्रह बाइक रैली निकाली गई है। इस दौरान भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे। बाइक रैली नगर के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विकास त्यागी ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े अभियानों में से एक अभियान महासंपर्क अभियान है। ये कल से प्रारंभ होने वाला है। पूरे मेरठ प्रांत के अंदर बजरंग दल ने इस अभियान को सफल करने के लिए बाइक यात्राओं का आयोजन किया है। वहीं कार्यक्रम आज देवबंद के अंदर भी किया गया। राम जन्मभूमि के लिए विश्व का सबसे बड़े अभियानों में से एक महासंपर्क अभियान ये कल से प्रारंभ होने वाला है और पूरे मेरठ प्रांत के अंदर बजरंग दल ने उस अभियान को सफल करने के लिए और बाइक यात्राओं का आयोजन प्रांत भर के अंदर किया और वही कार्यक्रम आज देवबंद में भी होने जा रहा है। 492 वर्ष के बाद अयोध्या के अंदर जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और जब बाबरी ढांचा वहां से तोड़ा गया तो कुछ लोगों ने छाती पीटी थी और मातम बनाया था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम पुनः बाबरी ढांचा खड़ा करेंगे। उन लोगों को ये सबक है और उनकी छाती पर खड़े होकर आज हिंदू समाज और अयोध्या के अंदर ये मंदिर का निर्माण करने जा रहा है, जो हिंदू समाज के लिए गर्व और सम्मान की बात है।
ये जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ये आज बाइक यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह यात्रा निकलेगी और नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए ये यात्रा देवी कुंड पर जाकर समाप्त होगी। मुजफ्फरनगर जनपद के बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद संक्रमित के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवरिया में पॉलिटेक्निक के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रेलवे ट्रैक के पास कीचड़ में एक विवाहिता का शव लोगों ने देखा। आनन फानन में इस बात की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस दौरान घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए बताया कि एक विवाहिता का शव बरामद हुआ है, उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। गला दुपट्टा से कसकर हत्या की गई है। घटना का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोरखपुर रोड पर ITI के सामने रोड और रेलवे ट्रैक के बीच में एक अज्ञात महिला का आज शव बरामद हुआ है। कीचड़ में महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच की है और इसके गले पर दुपट्टे से कसने के निशान प्रतीत हो रहे हैं। महिला शादीशुदा प्रतीत हो रही है। अन्य कोई जाहिरा चोट नहीं है। इस संबंध में महिला की शिनाख्त करा करके और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।